अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मुबशिर बुखारी साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, फैसल शकील साहब और इसके साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 23 नवंबर 2023 को 20 दिन के अंदर पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, जिस पर अमल दरामद भी किया। पीटीआई की जानिब से हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक ही दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवाए गए पीटीआई की जानिब से। मगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कानूनी और पार्टी आइन के मुखालिफ करार दिया जा रहा है। इसके लिए बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में इसको चैलेंज भी कर दिया है। आज बानी रहनुमा पीटीआई अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाबिता तौर पर दरखास्त भी दायर कर दी है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के बिल्कुल खिलाफ वर्जी है और अकबर एस बाबर ने एतराज़ात उठाते हुए इलेक्शन कवायदो ज़वाबित और शेड्यूल और कागजात नामजदगी का वक्त और तरीक़ा कार, इस पर भी बहुत सारे एतराज़ात उठा दिए हैं। इस हवाले से जो हमारा सवाल है, सबसे पहले मैं मुबशिर बुखारी साहब आप के सामने सवाल रख देती हूँ। आपको क्या लगता है, अकबर एस बाबर साहब के इन एतराज़ात के बाद बल्ले का निशान छिनता हुआ पीटीआई से दिखाई दे रहा है? जी देखिए, अगर पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, उसके लिए कोई खास आपको जस्टिफिकेशन पेश करने की जरूरत नहीं होती। हमने माजी में देखा कि 2002 के इलेक्शन से कबल इसी तरह की हाल मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को फेस करना पड़ी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स के पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी रजिस्टर करवाई। मखदूम अमीन फहीम साहब को उसका सदर बना दिया गया और जब हाशमी साहब को मुस्लिम लीग नवाज का सदर बना दिया गया। अच्छा, चूंकि पीटीआई इस वक्त रेडार पे थी, पीटीआई को कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए थे, यानी कोई इलेक्शन का एटमॉस्फेयर दे दे। अच्छा। अकबर एस बाबर ने बड़ी हिम्मत की, वो पीटीआई सेक्रेटेरिएट भी गए, तो क्या होता अगर उन्हें वो इंक्लूड कर लेते। लेकिन बहरहाल लाजमी बात है कि आप दोबारा इसका कैसे हैंडल करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही होगा कि अभी माजी में जितनी भी जमातों के इलेक्शन हुए हैं, क्या वो सारे उन पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में दी गई शराइत पे पूरा उतरते हैं? मरूसियत अपनी जगह पे मौजूद है, अनकंटेस्टेड इलेक्शन होते हैं, उसमें बस एक वही इसी तरह की एक पीआर आ जाती है कि इलेक्शन हुए और उसके बाद अपना साहब है वो हमारे ऑफिस बेरर हो गए। तो ये बुनियादी तौर पे एक ही धारे में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बह रही हैं। इस पे चूंकि इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि एक साबका उनका जो फाउंडर मेंबर है वो चले गए और उससे पहले वो सेक्रेटेरिएट में भी गए थे, और अगर वो ना जाते तो शायद इस तरह ये स्पॉटलाइट में भी ना होता, क्योंकि बाकी पार्टीज के लोग नहीं गए। तो इसलिए वो उनके प्रोसेस को हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। मोर और लेस तकरीबन पाकिस्तान में जमात इस्लामी के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसी तरह के पीटीआई ने किया। लेकिन बहरहाल अगर अकबर एस बाबर की पिटीशन, चूंकि पहले भी वो आपको याद है फॉरेन फंडिंग के उन्होंने बड़ा फॉलो किया और आखिरकार वो लेने में भी कामयाब, तो अगर वो उसी शद्दोबाद से और जज्बे से इसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि पीटीआई का बल्ले का निशान खतरे में पड़ जाए। जैसे एक 1988 इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान नहीं मिला था, जिसपे वो 1977 के इलेक्शन लड़ी थी। तो हो सकता है कि पीटीआई को भी सूरत का सामना करना पड़ जाए। लेकिन ऑफ कोर्स दे देन कॉन्टैक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए किस तरफ जाती है। ताहिर नईम साहब, अकबर एस बाबर के मुताबिक कबूल है, निकाह में तो सुना था, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इस तरह से कह देना कबूल है, तो ये भी बता दीजिए इसके साथ ही साथ कि कौन सी दूसरी सियासी जमात है जो इसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात नहीं उठाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को सिर्फ पीटीआई क्यों नजर आ रहा? तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक फाइल का पेट भरती हैं कि हमने इलेक्शन करा दिए, ऑन ग्राउंड ऐसे कोई इलेक्शन नहीं होते। बेहतर होता कि पीटीआई
भी ऐसे इंतखाबाती कि जहाँ इलेक्शन कमीशन से भी इत्मीनान का इजहार करती और माशरे में भी वो एक मुसाबकत का अमल होता। लेकिन खैर इस वक्त उनको ये एक चीज़ तो है कि वो रडार पे हैं और उनके ऊपर क़यादत जब सियासी पार्टियाँ रियासत की जानिब से रडार पे होती हैं तो वहाँ ये कोशिश होती है कि माइनस हो फार्मूला, -1 फार्मूला जिसे कहा जाता है। तो उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है नॉर्मल, लाहौर में मसलन अखबार में मैं देख रहा था कि कोर्ट के आर्डर पे उनके दफ्तर की तालाबंदी हुई और दफ्तर की तालाबंदी बैलेट से हो गई तो फिर रात को फिर लागे। तो ऐसी सूरत हाल में हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कहते कि उनको नॉर्मल जो इलेक्शन के दौरान सियासी अमल है और इलेक्शन के अलावा जो सियासी अमल है उसमें उन्हें रुकावटों का सामना है। यही हालत मुस्लिम लीग नून की थी जब जनरल मुशर्रफ का यहाँ मार्शल लॉ लगा था तो मोहतरमा कुलसूम नवाज उनकी गाड़ी को फोर्क लिफ्टर ने उठा लिया था। हाँ जी। और उनके दफ्तरों पे घरों पे छापे थे और यही पीपल्स पार्टी के साथ भी ये एक तारीख है। ANP के साथ हुआ, जमात इस्लामी के सरबराह मौलाना मौदूदी को फांसी की सजा हुई। तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। बार बार हम एक दायरों में जो सफर है, इन दायरों में से हम कब निकलेंगे, कब हम इंतकाम से निकल के मुफाहमत की जानिब जाएंगे, इंतशार और तखरीब से अमन की जानिब जाएंगे और तखरीब से हम तामीर की तरफ जाएंगे। जिस दिन पाकिस्तान में कंटेनर बहरी जहाज पे एक्सपोर्ट होने के लिए जाएंगे, रोड को बंद करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए नहीं रखे जाएंगे, उस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो उस दिन के लिए हमें ये तैयारी करनी चाहिए कि हम एक मिसाक करें, एक चार्टर करें और अगर ये पोलराइजेशन ख़त्म ना हुई, अगर ये मुफाहमत ख़त्म ना हुई तो फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अब कौन लोग हैं कि जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? हमें कोई भी कोशिश करना चाहिए, हमारा मुल्क है, ये हमारे इदारे हैं, ये हमारा माशरा है कि हम इस पाकिस्तान में इस तकसीम को जो पाकिस्तान को खोखला कर रही है उसको कमज़ोर करें। रही बात ये कि पार्टी के अंदर इंतखाबात लीडरशिप जो है वो पार्टी की तंजीम भी अपने साथ रखता है। आप अगर देखें तो जिसको आप दूसरी पार्टियों के कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर एक वसीयत का दखल था और वो बाप बेटे के दरमियान था। और उसी सियासत पीपल्स पार्टी की भी नून लीग की 200 किलोमीटर पे सारे ओहदेदार हो गए। हाँ जी। आप देख लें कि लाहौर जाती उमरा के रहने वाले लोग, एहसन इकबाल साहब नारोवाल से हैं, इंजीनियर खुरम दस्तगीर जो है गुजरावाला से, अब उनके बेटे सामने आ रहे हैं। 200 किलोमीटर पे पूरी नून लीग की सारी तंजीम है, वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमात है। तो ये जो एक जमहूरियत का दावा करती हैं सियासी पार्टियां जो माशरे में ये जमहूरियत का केस लड़ रही हैं, वो जमहूरियत ये पार्टी के अंदर देने को तैयार नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। फैसल शकील साहब, नए चेयरमैन PTI, कायम मुकाम चेयरमैन PTI कह लीजिए, पार्टी की सियासी साख किस तरह बचा पाएंगे, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, बचाने के लिए कोशिशें तो करेंगे, इसीलिए उन्हें लगाया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इसमें जैसे कि हमारे दोस्तों ने बताया कि वाहिद मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि PTI जो है वो ज़ेरे अताब है और इसीलिए जो है वो ये तमाम ये जो आज बानी रुकन ने इलेक्शन कमीशन में जाके दरख्वास्त दी है, उसमें उन्होंने ये कहा कि शेड्यूल नहीं जारी किया गया, वेबसाइट पे नहीं लगाया गया, कवायद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी की गई और इस तरह की तमाम चीज़ें लगाई गई। लेकिन बानी रुकन को शायद मीडिया वो नहीं देखते थे, पता नहीं था कि 2 दिसंबर को जो है वो इस तरह से इलेक्शन इंट्रा पार्टी के होने हैं। ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं बल्ले का निशान हासिल करने के लिए। जो मैं ये समझता हूँ कि यही बल्ले का निशान जो है अगर PTI के पास नहीं होगा तो PTI को बड़ा नुकसान पहुंचेगा और PTI भी इसी कोशिश में है कि ये बल्ले का निशान उनसे ना जाया जाए। इसीलिए जो है वो इमरान खान साहब ने अपनी चेयरमैनशिप छोड़ी और जो है वो बैरिस्टर साहब को चेयरमैन लगा दिया। अब जो है वो सूरत हाल ये है कि जिस तरह इलेक्शन कराए गए, इस पर सबसे पहले तनकीद किसने की? अगर हम देखें तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस पर तनकीद की और कहा कि 15 मिनट में ऐसे इलेक्शन हो गए इंट्रा पार्टी के जो कभी ऐसा देखने में नहीं आया और इलेक्शन कमीशन इस पे नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिस नहीं लिया, लेकिन जो एक दरख्वास्त गुजार जो है वो खड़ा कर दिया गया और ये इस तरह से अब ये दोबारा से मामला जो है वो शुरू किया जाएगा। इसका बुनियादी मकसद किसी के इमा पर कराया जा रहा है, ये कोशिश की जा रही है
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है वो किसी के हिमा पर कराया जा रहा है। और आपको मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले किसने जो है वो इस जो इलेक्शन पर आवाज उठाई और कहा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने। और उनका ये रद्द अमल आया था कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है इस पर नोटिस ले। उन्होंने खुद तो राब्ता नहीं किया, कोई दरख्वास्त वो नहीं की, लेकिन अपने जरिए जो है वो किसी एक बंदे को खड़ा कर दिया। तो ये मुख्तलिफ बहाने होते हैं, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह से जो है वो पार्टी पर प्रेशर डालने के लिए। और ये बल्ले का निशान, असल चीज़ जो है वो बल्ले का निशान है। और वो पीटीआई चाहती ये है कि वो अपने पास रहे, और मुखालफिन ये चाहते हैं कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान जाएगा तो इससे पीटीआई के वोट बैंक पे बड़ा असर पड़ेगा। और मुखालिफिन भी, मुबशिर बुखारी साहब, कोई मामूली मुखालिफिन नहीं है। इस टाइम इक्तदार की जंग है और इक्तदार उन्हीं के हाथों आता दिखाई दे रहा है। अकबर एस बाबर, आपको लगता है सियासी मुखालिफिन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं? जितना अकबर एस बाबर साहब से बहुत पुरानी एक दो जब मुलाकातें हुई तो उसमें मुझे जाती तौर पे वो एक प्रिंसिपल्ड आदमी लगे, और वो अपनी धुन के पक्के भी लगते हैं जिस थॉरली जिस तरीके। लेकिन ऐसे मौके पे पार्टी के खिलाफ ही बात करना, जब उन्हें पता है कि सबसे ज्यादा यही टाइम है जो कि मुश्किल तरीन है पीटीआई के लिए। जी जी बिल्कुल, लेकिन उनका आप देखें ना, मतलब अगर वो वैसे उठ के चले जाते तो हम कहते कि भाई उनका इंटेंट ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए कि एक बंदा जिसको पता है कि आई कैन बी अटैक्ड, नहीं मतलब उनकी स्टेटमेंट देखे ना, कागजात नामजदगी का नहीं पता था, टाइमिंग्स का नहीं पता था, तरीकाकार क्या था उसका नहीं पता था, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स डाउट्स नहीं क्लियर कर। लेकिन आपका सवाल है कि मुखालिफिन के हाथों, मेरा ख्याल है मुखालिफिन के हाथों से ज्यादा वो अपने हाथों ही खेल रहे हैं। उनके इंस्टिंक्ट में ये चीज है। एक वक्त में वो इमरान खान एट पार थे, और जब शुरू की बात है, जब खान साहब की पार्टी को पॉपुलैरिटी क्या बल्कि शायद उनकी एक्सेप्टेंस भी उस तरीके से नहीं थी, तो इसलिए शायद वो अपने आप को इमरान खान के बराबर समझते हैं। एक तो उनका माइंडसेट मुझे ये लगता है। दूसरी एक छोटी सी चीज थी, जब रेडार पे आप होते हैं ना, तो मैं अगर ये कहूं कि अगर वो किसी और अकबर एस बाबर को नहीं, कोई एक दो तीन बंदे उधर वो फील्ड कर देते मुहालिफ के तौर पे, गौहर अली खान के और बाकी उमर अयूब खान और गंडापुर साहब के, और जो कोर कमेटी है उसकी बैलेटिंग करवा रहे थे, तो तब भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन हो जाती थी। चूंकि रेडार पे थे, मैं बार बार कह रहा हूँ, वरना मेरा कहना यही है कि बाकी पार्टीज भी उसी तरह इलेक्शन करवाती हैं। तो वाई का जवाब यह है कि चूंकि अगर अकबर साहब ना जाते तो शायद ये इतना बड़ा इशू ना बनता, और अब चूंकि अकबर साहब चले गए हैं तो दूसरी जो मुखालिफ पार्टीज हैं वो उनके जाने को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, जो हमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। मोहम्मद तौशाद साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, सवाल आपके सामने मैं रखती हूँ, अकबर एस बाबर साहब का सियासी मुखालिफिन के हाथों इस्तेमाल होना कहीं ना कहीं आपको लगता है इस तरफ इशारा है? अकबर एस बाबर साहब एतराज़ात उठा रहे हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पीटीआई कर के वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो दोबारा से होने चाहिए। यकीनन अगर अकबर एस बाबर कोर्ट में केस ले जाएंगे, इलेक्शन कमीशन को अपनी जो भी उनकी समझते हैं कंप्लेंट है वो दर्ज करवाएंगे। और एक हैपनिंग है, क्योंकि वो बानी अरकान अपने आप को कंसिडर करते हैं, जो उनके पीटीआई के तर्जुमान हैं वो कहते हैं कि जी इनको हमने 13 साल पहले पार्टी से निकाल दिया था, अब उसके बाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया जिसके तहत वो बानी रुकन हैं। अब इस सूरत के अंदर उन्हें जब कागजात नामजदगी नहीं मिले, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, तो अल्टीमेटली उन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे किए उनकी बुनियाद पर वो एतराज़ात उठा दिए, उस जो इलेक्शन हुआ है उसको नल एंड वॉइड करवाना चाहते हैं। ये उनका अपना एक जाती मामला है, लेकिन जब दूसरी सियासी जमातों को ये मौका मिलेगा तो वो इस मौके को क्यों अपने हाथ से जाने देंगी? उनके सामने तो एक पोजीशन है कि अगर फर्ज करें कि इस वक्त वो ये इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर रख सकती हैं, तो वो उसके लिए ऑल द वे जाएंगी, कोशिश करेंगी, क्योंकि इससे उनका एक ओपोनेंट जो ताकतवर ओपोनेंट है, वो उनका ओपोनेंट जो है वो तकनीकी एतबार से वो उनको नॉकआउट कर सकते हैं, तो वो इसके लिए जरूर कोशिश करेंगे। हमने देखा था कि 2018 के इंतखाबात थे, उसमें ये तकनीकी नॉकआउट करने की कोशिश की जाती रही है एक और जमात को या मुस्लिम लीग नून को, लेकिन उसका नतीजा हमारे सामने कोई ऐसा कोई जिसे कहते हैं कि उसका कोई फायदा हमें नजर नहीं आया।
इसी तरह से अगर फर्ज करें कि तकनीकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नॉकआउट करने की कोशिश की जाएगी या उसको इंतखाब से बाहर रखने की कोशिश की जाएगी तो उसमें मजीद मसाइल पैदा होंगे। और वो ये जो आपकी सियासत के अंदर जो इंतशार है या सियासत में जो अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ तो सकेगा लेकिन उनमें कोई कमी नहीं आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं, चूंकि ये जो अभी बुखारी साहब ने आपको एक बात बताई कि लगभग ऐसे ही इंतखाबात सब करते हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ की ये इसी तरह की एक फहरिस्त सबके सामने आई थी जिसमें सारे अनअपोज थे। इसी तरह के इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने भी करवाए। इसी तरह से JUI फे के जो मौलाना फजलुर रहमान है वो भी अमीर मुंतखब होते हैं। तो बेहतर ये है इस किस्म के जो जिसे कहते हैं ना शॉर्टकट्स ढूंढने के बजाय। लेकिन नौशाद से फिर मरियम औरंगजेब साहिबा किस हैसियत से एतराजात उठा रही हैं कि इस तरह 15 मिनट में इलेक्शन हो जाएं, हमने तो नहीं देखे। भाई लाजमी बात है वो ये इंतखाब तो हमें नजर आ रहे थे या इसकी वीडियोस भी आ गई कि वहां कोई मौजूद नहीं था। जो मुस्लिम लीग नून के हुए थे वो किसी के सामने नजर ही नहीं आए, पता ही नहीं चला। एक लिस्ट आई कि जी ये अनअपोज हो गए हैं और उन इंतखाबात से पहले भी किसी को मालूम नहीं था कि मुस्लिम लीग नून के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। ये सारी सियासी जमातें ऐसे ही करती हैं, ये लिखी पड़ी बात है, सारे कागजी कार्रवाई करते हैं। इन्होंने भी कोशिश की है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने जो कागजी कार्रवाई करने की कोशिश की है तो उसको बहुत मुनासिब अंदाज से नहीं किया गया। हालांकि बावजूद इसके कि उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया गया था, उन्हें इस एहतियात से काम लेना चाहिए था। खास तौर पर जो उनके अपने वकला थे, देखिए वकील जो होते हैं वो आम आदमी से बेहतर जानते हैं जो कानूनी कार्रवाई है या कागजी कार्रवाई है। तो उनको उन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए था जिनसे उन पर उंगली उठ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने आपको इलेक्शन जिस दिन ये हुआ था उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि उनका अपना जो आईन के मुताबिक तरीकाकार दर्ज है वो भी शायद फॉलो नहीं किया गया। इसी बुनियाद पे आज अकबर एस बाबर जो हैं वो इसको चैलेंज भी कर रहे हैं और नतीजातन यही होगा कि बाकियों को चूंकि मौका मिला है वो इस मौके को क्यों जाने देंगे। तो बाकी जमातें भी या तो ये है कि इतनी बड़ा दिल करें, नवाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी और दूसरी जमातें भी हैं जो ये समझती हैं कि वो जो मुफाहमत की सियासत करती आई हैं वो मुल्क के लिए सियासत जो है वो उसको डू एंड डाई का मसला नहीं बनाती। हाँ, रियासत के लिए सियासत को कुर्बान कर देती हैं। हाँ, वो सामने आए आकर कहें कि नहीं जी तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, इस किस्म के तकनीकी हरबों के जरिए किसी सियासी जमात को बाहर नहीं रखना चाहिए। लेकिन नौशाद साहब अभी तो फिलहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग की जंगी नहीं खत्म हो रही। ये जो इनका इल्हाक था PDM की गवर्नमेंट में, किस तरह से भाई भाई थे, लेकिन अब वो भाई भाई फिर एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं और आने वाले टाइम में देखना यह है कि किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या नहीं। इस पर ही ब्रेक से आने के बाद बात भी करेंगे और बताएंगे आपको कि नून लीग इस टाइम किस तरह टूट फूट का शिकार होने वाला है। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। दानियाल अजीज मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक, वो अपनी ही पार्टी पर इस वक्त संगीन सवालात उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई होती नहीं है बल्कि की जाती है, कोई ना कोई बेनिफिशरी जरूर होता है। मगर अहम बात यह है कि दानियाल अजीज पार्टी में एक मखसूस ग्रुप का इशारा भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी नवाज शरीफ के साथ वफादार हैं उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पार्टी को बार बार कहा कि महंगाई कम करें और मीडिया स्ट्रेटजी को बेहतर बनाएं, मगर ऐसा नहीं हो सका। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा रिश्तेदारों को टिकट्स दिलवाने के लिए भी इस टाइम काफी सरगर्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से पार्टी में इस टाइम फूट पड़ चुकी है कि किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी। मुतादिद जो रहनुमा है वो नाराज हैं, नाराजगियां खत्म कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब आगे बढ़ बढ़ कर के किसी तरीके से जो है मामलात को ठंडा रखा जाए, लेकिन अभी फिलहाल सूरत हाल काफी मुश्किल ही दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में नून लीग के लिए। मुबशिर बुखारी साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि करप्शन का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं दानियाल अजीज साहब, तो जवाब क्यों नहीं दे रही नून लीग, क्यों खामोश हैं, क्यों उनकी जानिब से कुछ सामने नहीं आ रहा कि क्यों करप्शन कराई गई, बेनिफिशरीज कौन थे? जी देखिए, इल्जाम लगाने में क्या हर्ज है और ऐसे मुआशरे में लेकिन अपनी ही पार्टी के रहनुमा बोझ जो है वो इल्जाम लगाने वाले पर ही चला जाता है। इल्जाम जिस पे लगा जाता है उसी पे ही जाता है, हालांकि ये अपोजिट लॉ है। बारे सबूत हमेशा मुद्दई की गर्दन पे होता है। दानियाल साहब ने जो इल्जामात लगाए उनके साथ सबूत भी होने चाहिए थे। लिप सर्विस के साथ तो आप कुछ भी किसी को भी कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि
उसका जवाब एहसन इकबाल साहब ने दिया, जी इन्फ्लेशन से मेरी मिनिस्ट्री का ताल्लुक ही नहीं था, तो मुझे क्यों आप सिंगल आउट कर रहे हैं। तो लगता है कि वो नारोवाल शक्करगढ़ की जो सियासत है और कहाँ टिकट्स की तकसीम के हवाले से इनके दरमियान जो है वो रस्सातानी हो रही है, खींच रहे हैं। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि दानियाल एक और साहब को एमपीए का इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, जबकि एहसन इकबाल के साहबजादे अहमद इकबाल बड़े शानदार नौजवान हैं, लोकल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम उन्होंने माजी में किया हुआ है, बड़े अच्छे पेपर लिखे हैं उन्होंने, और उनके लिए जो है वो एहसन साहब लॉबिंग कर रहे हैं। अब चूंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक तो हमारी पॉलिटिक्स इनहेरिटेंस पे चलती है, दूसरा ये है कि यहाँ पे पर्सनालिटी कल्ट है, पर्सनालिटी वोट होता है, तीसरा ये कि उसमें फिर आप प्रेफर करते हैं कि जब आपका अपनी फैमिली वोट है, आपका जाती कुछ वोट बैंक है, आपकी फैन फॉलोइंग आपके हल्के में है, तो आप उसको अपने अलावा किसी और को जाने ना दें, बल्कि आप अपने को ही दिया जाए। तो ये मतलब सिर्फ हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि सिर्फ ये एहसन इकबाल साहब का मामला है, ये भी तमाम पार्टीज का मामला है, जो कि अब मौलाना फजल रहमान के साहबजादे फेडरल कैबिनेट में थे, दोबारा इलेक्शन एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, अब वो फ्रंट फुट पर आना चाह रहे हैं, वो सियासत में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये जो दानियाल अजीज हैं, ये यकीनन नवाज शरीफ लॉयलिस्ट हैं, लेकिन ये शायद एहसन इकबाल से बड़े लॉयलिस्ट नहीं है। और एहसन इकबाल साहब का तो करियर जो है, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब का और एहसन इकबाल की वालिदा आपा निसार फातिमा का करियर इकट्ठा स्टार्ट हुआ था, पुराना ताल्लुक है। और टाइम एंड अगेन एहसन इकबाल साहब ने अपनी लॉयल्टी प्रूव करते रहे, कभी वो किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं बने जो जहां पे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई बात की गई हो। जबकि दानियाल अजीज साहब जो हैं वो नून लीग में जरा कदरे लेट आए हैं। उनके वालिद मोहतरम क्या शानदार शख्सियत थे, और जो इलेक्शन साइंस को समझते हैं उन चंद लोगों में थे चौधरी अनवर अजीज साहब, भुट्टो साहब के बड़े करीबी दोस्त थे। फिर वो 88 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद आई, तो उसमें वो बड़े पेश थे। लेकिन मजे की बात यह है कि ऑन द कॉल ऑफ कॉन्शियंस जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, ताहिर साहब इधर बैठे हैं, ये आपको डिटेल से बताएंगे, तो मोहतरमा के 4 वोट्स बढ़ गए थे और उनमें कंट्रीब्यूशन था चौधरी अनवर अजीज साहब का। तो मेरी उनसे मुलाकात जब हुई तो उनसे मैंने पूछा वो आपने क्या किया था उस वक्त, ये अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले मेरे जहाँ पे बैठे प्रोग्राम का यही तशरीफ आए थे। उन्होंने कहा जब मैं वोट उनके खिलाफ देने जा रहा था तो मुझे है कि मेरी भुट्टो साहब से बड़ी अकीदत थी, तो ये उनकी साहबजादी है, इसलिए मैंने उनके खिलाफ वोट नहीं दिया बल्कि उनके हक में दे दिया। तो मतलब इतने अच्छे वो घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नवाज में उनकी एंट्री लेट है, सो शायद वैल्यू वो कैरी नहीं करते जो एहसन इकबाल साहब करते हैं। सो अगर मैं इस लड़ाई का आपको एंड बताऊं तो ये होगा कि शोकाज उन्हें इशू हो गया है, तो शायद दानियाल अजीज साहब दोबारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन या हो सकता है किसी और पार्टी को ज्वाइन कर। नौशाद साहब, नून लीग धड़ेबंदी का शिकार होने जा रही है, ऑल्दो कि पिछले प्रोग्राम्स में आप तो इसको डिनाई करते रहे हैं, आप तो ये कह रहे थे कि नून लीग में बिल्कुल कोई इंतशार नहीं है, सब एक पेज पर ही हैं, लेकिन हमने देखा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब भी किस तरह से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, सियासत से किनारा कशी। शायद खान अब्बासी को उठाकर देख लीजिए, उनकी एग्जाम्पल सामने, और अब दानियाल अजीज साहब के इस तरह के संगीन इल्जामात करप्शन के ही किस्से सुना रहे हैं, वो अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं के। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में धड़ेबंदी हो सकती है नून लीग में? तो पहली बात यह है कि मेरे नजदीक धड़ेबंदी की जो तारीफ है वो मुख्तलिफ है आपकी तारीफ से। 3 अफराद अगर इतनी बड़ी सियासी जमात के अंदर कोई सोच रखते हों या रेजिस्ट करें या उनका कोई मौक़िफ़ डिफरेंट हो, नहीं नौशाद साहब और भी बड़ी एग्जांपल्स हैं, ज़हीम कादरी को उठाकर देख लीजिए, चौधरी निसार साहब को देख लीजिए, इसके अलावा मजीद कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में और भी अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो भी सामने आएगी। कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, आपको कोई खिचड़ी नजर आ रही है? वहां पर तो मुर्ग मुसल्लम चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो खिचड़ी खाने के मूड में, वो पाए छोड़ दिए, मुर्ग मुसल्लम चल रहे हैं। हाँ, मुर्ग मुसल्लम चल रहे हैं, बल्कि मनोसलवा की तैयारी है जनाब। वो आप समझिए बात को, देखिए ये जो 1 आध 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, ये हर सियासी जमात में
जब खास तौर पर टिकट वाला मामला आता है तो ये इख्तलाफात सामने आ जाते हैं। अभी बुखारी साहब ने आपको बड़ी तफसील से बताया कि नारोवाल के अंदर इस वक्त एहसन इकबाल साहब का होल्ड है, एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं और बड़ा काम किया उन्होंने अपने हलके में, इसको हम बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते। किसी और को एंटरटेन किया जाए। अब सिचुएशन, अब वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के 2 एमपीएस को टिकट मिले। बुखारी साहब एक का बता रहे थे, एक और एमपीए भी हैं जिनके मुतालिक वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। तो जब वो ये इस तरह की कोशिश करते हैं तो उनको पार्टी में उस तरह की पजीराई नहीं है। सो अपने आप को वो जब ये बाहर आकर पब्लिकली कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, उससे पता चल जाता है कि वो पार्टी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है जब वो पब्लिकली कोई बात करता है। अगर कोई इख्तलाफ है, अगर किसी का कोई इख्तलाफ है तो ये विद इन द पार्टी सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, MKM हो, कोई भी सियासी जमात हो। जब किसी भी सियासी जमात का कोई लीडर जब अपने लीडर से जो मरकजी लीडर होता है या रहनुमा होता है या कायद होता है, उससे पब्लिकली इख्तलाफ करता है तो उसका मतलब यही लिया जाता है, पार्टी की सफों में भी और पार्टी से बाहर भी ये बात समझी जाती है कि ये ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो दानियाल अजीज साहब का केस है वो इस तरह का ही नजर आ रहा है, जहां आपने हवाला दिया जो चौधरी निसार साहब का, या इनसे जितने भी लोग हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, जिसमें मिफ्ता इस्माइल भी हैं, वो तमाम लोगों ने अपनी राय जो है ना वो अवाम के सामने रखी है। लेकिन आप ये देखिए कि वो लोग कहीं एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। सो कोई एक जो जिसे कहते हैं ना धड़ा, वो नजर नहीं आ रहा। और खास तौर पर जिन हालात से इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो मामलात जिस तरह से चल रहे हैं, जो हम उनके अंदर जो मामलात देख रहे हैं, उसके अंदर मुझे धड़ाबंदी किसी किस्म की कोई नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। अगर ऐसी बात होती तो फिर जो इख्तलाफात हैं वो और तरह की नौयत के होते और बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ जगह से आवाजें दे रहे होते। दानियाल अजीज की आवाज में कोई किसी ने आवाज नहीं मिलाई अपनी, अब तक कोई दूसरा बंदा सामने नहीं आया जिसने दानियाल अजीज साहब को बात को सेकंड किया हो। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मौकफ था वो 2 बंदों तक ही महदूद रहा है। जो चौधरी निसार साहब का पॉइंट था वो चौधरी निसार साहब की हद तक ही महदूद रहा है, उनके साथ लोग जुड़े नहीं हैं। ये जो धड़े होते हैं, धड़े उस सूरत में बनते हैं जब एक शख्स बात करे, अगर फर्ज करें वो पब्लिकली भी कोई बात कर दे, तो जब वो बात करता है तो बहुत से लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं या उसकी बात में हम आवाज हो जाते हैं या मिला लेते हैं। लेकिन इस सारे सिनारियों के अंदर अभी तक की जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है उसके अंदर किसी किस्म का कोई धड़ा मुझे मुस्लिम लीग नून में नजर नहीं आ रहा। ठीक, और जो इख्तलाफात की खबरें नजर आ रही हैं वो हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब जिसकी कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं कि वो इख्तलाफात को खत्म कर दें, हो सकता है कि ये जल्दी भी खत्म हो जाए, कुछ कह रहे हैं नौशाद साहब। इख्तलाफ राय और इख्तलाफ में फर्क होता है। हम इख्तलाफ राय को भी इख्तलाफ का पहलू बना लेते हैं या इख्तलाफ समझ लेते हैं। इख्तलाफ होना और बात है, इख्तलाफ राय होना और बात है। और इख्तलाफ राय वहीं होता है जहां पर आपके पास ये इख्तियार हो कि आप अपनी बात कह सकते हैं और दूसरे को अपनी बात या मनवा सकते हैं या उसकी बात मान सकते हैं। जहां बात कहने का इख्तियार होगा वहां इख्तलाफ राय भी होगा। वो तमाम सियासी जमातें जिनके अंदर बात कही जा सकती है और बात की जा सकती है, वहां इख्तलाफ राय हो सकता है। जहां पर बात की नहीं जा सकती वहां फिर इख्तलाफ राय नहीं होता। और जो इख्तलाफ है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इख्तलाफ चौधरी निसार साहब का था, वो नजर आया, वो पार्टी से हट गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का और मिफ्ता इस्माइल साहब का इख्तलाफ सामने आया था, वो पार्टी से दूर चले गए। अब जो दानियाल अजीज साहब ने गुफ्तगू की है ये इख्तलाफ है क्योंकि उन्होंने पब्लिकली ये बात की है, लेकिन इससे कहीं पर भी इसके अलावा पूरी जमात के अंदर पूरी पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा। ताहिर साहब, क्या नून लीग इत्तेहादियों के बगैर हुकूमत बना सकती है? इनकी बात को सेकंड में ये कर रहा हूँ कि कुछ धड़ेबंदी ये होती है कि आप पार्टी की आदत से इख्तिलाफ करके अलग आए, ये तो इंतखाबी सियासत और हल्का बंदियों का मामला है। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है कि नून लीग के लिए मैं समझता हूँ कि फेवरेबल हालात हैं। 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि उनके जो लीडर हैं मियाँ नवाज शरीफ साबिक वजीर आज़म हैं और वो इस वक्त कदावर सियासी शख्सियात हैं और उनके मुखालिफिन साइड लाइन हुए हैं या वो जेल के अंदर है, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। दूसरा ये कि वो पंजाब बेस्ड पार्टी है और पंजाब के अंदर 140 से ज़ायद नशिस्तें हैं। तो जो जमात पंजाब में अक्सरियत हासिल कर लेती है वो उसका ज़्यादा मोस्ट लाइकली है कि वो कोalition पार्टनर के साथ मिल के गवर्नमेंट बनाएगी।
तीसरा पहलू ये है कि उनका जो डेवलपमेंट और तजर्बा का पहलू है उसके भी एक है कि जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है शायद उनके आने से उसमें कुछ बेहतरी हो। और जो चौथा फैक्टर है वो ये है कि पंजाब में इस सामने होने इस वक्त जो रियासत है उसको जो नून लीग की अपोजिशन में एक बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, उसको काउंटर पंजाब की एक पार्टी कर सकती है। और पांचवा फैक्टर ये है कि हमारे जो दोस्त अरब ममालिक हैं वहाँ से जो सरमायाकारी और इक्तिसादी तावन के जो मंसूबे जो केयर टेकर सेटअप में शुरू हो चुके हैं उनका तसलसल भी नून लीग, तो ये 4-5 वजूहात हैं। और हमारी जो अहम इदारे हैं उनकी भी सपोर्ट उन्हें हासिल है, तो इसलिए ये ज़्यादा इम्कान दिखाई दे रहा है कि नून लीग एक कंफर्टेबल पोजीशन में ज़रूर है। आगे इंतखाबात में किस तरह होते हैं, किस हद तक फेयर होते हैं, क्या कह सकते हैं फैसल शकील साहब? जमहूरियत का नारा लगाने वाली अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत को क्यों बचा नहीं पा रही, क्यों इस तरह से इख्तलाफात हैं जो खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं? और कोई छोटी मोटी बात भी नहीं है, बात करप्शन की है कि करप्शन बेनिफिशरीज कौन थे उस टाइम पे, क्यों महंगाई की गई, उसके जो बेनिफिशरीज थे उन पर बात होनी चाहिए, ये खुलकर सामने आनी चाहिए हकीकतें, आपको नहीं लगता? अच्छा, मैं इस बारे में ये बताऊं, सबसे पहले तो ये मोरेसी सियासत जो है ना वो है हमारे मुल्क में तमाम सियासी जमातों में इक्का दुक्का के अलावा तमाम सियासी जमातों में जो है वो यही होता है। और टिकटों की वजह से जो है वो मतलब लेबल लग चुका है तमाम सियासी जमातों के ऊपर, मोरूसी सियासत चले जाते हैं। और इसी तरह ये जो अभी मसला चल रहा है दानियाल अजीज साहब का और ये एहसन इकबाल साहब का, वो भी यही मसला है कि वो अपने बेटे को खड़ा करना चाहते हैं उस सीट पे और वो अपने बेटे को खड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जमहूरियत तो है ही नहीं। मतलब कोई काबिल से काबिल शख्स होगा, मेरिट पर होगा, तो वो नहीं आ सकता इस तरीके से। अगर देखेंगे हम इन सियासी जमातों के पस मंज़र पे तो वो वही होगा आएगा जो बासर होगा, जिसमें जो है वो जागीरदार होगा। कोई आम गरीब आदमी जो आम कारकुन है वो आप देखें कि किस तरह से पहुंच सकता है, इसलिए कि करोड़ों रुपए लगाने वाला ही जो है वो आएगा और वो जीत सकेगा। तो ये जमहूरियत तो पार्टियों के अंदर तो है ही नहीं। दूसरी बात, आप जो ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो ये सिलसिला चल रहा है धड़ेबंदी का, तो मैं इसको धड़ेबंदी तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल मैं एंडोर्स करूँगा नौशाद साहब की बात, क्योंकि धड़ेबंदी जो करवाते हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि धड़ेबंदी हो, समझ रहे हैं आप? तो ये ज़्यादा मेरा ख्याल से क्लियर है कि सही। जी हाँ, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि धड़ेबंदी तो नहीं, इसलिए कि हमने माजी में भी देखा और मुख्तलिफ पार्टियों में देखा जब धड़ेबंदी होती है तो वो किन के इशारों पे होती है और कैसे होती है। अभी वो सारे इशारे जो है वो मुस्लिम लीग की हिमायत में है, तो यहाँ पे धड़ेबंदी नहीं होगी। और दानियाल अजीज साहब ने 16 महीने क्यों और फिर 3 महीने क्यों खामोशी इख्तियार की, तो ये तमाम सवाल उठते हैं। वो जो है ब्लैकमेल करना चाहते हैं पार्टी को, बिल्कुल सही कहा नौशाद साहब ने। और वो जो है वो इस तरह से अगर उनको कोई एतराज़ भी था तो वो जो है वो क़यादत के सामने करते, बंद कमरे में करते, इस तरह ओपन नहीं करते। तो ये सीधे सीधे वो मुफादात हैं, आपसी मुफादात, अपने ही औलादों को लाना चाहते हैं, तो इसलिए ये इख्तिलाफात हो रहे हैं। और जू इलेक्शन के दिन करीब आएंगे इस तरह के मुख्तलिफ पार्टियों में ऐसे ही इख्तिलाफात सामने आएंगे। फैसल शकील साहब, ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीटीआई ही लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रही, बल्कि नून लीग भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। तो आने वाले टाइम में किसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, ब्रेक के बाद इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो बयानिया है वो अब मकबूलियत को पहुंच चुका है, क्योंकि सिर्फ अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात खुद नून लीग भी कर रही है। सिंध में नून लीग के सदर बशीर मेमन इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे चुके हैं कि हमें सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। पीपल्स पार्टी पहले ही लाडले की बहस से बाहर नहीं आ रही और इस टाइम बहस ये छिड़ी हुई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। लेकिन आज एमक्यूएम ने भी एतराज किया है कि सिंध में नई हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके लिए वो अदालत
का दरवाजा भी खटखटाएंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, बस फील्ड ही मिल जाए तो हम लेवल खुद बना लेंगे। जी हाँ, सूरत हाल जो है इस टाइम काफी गंभीर होती जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी किसको? क्या नून लीग को अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं है? तो सवाल मैं ये पूछ लेती हूँ सबसे पहले नौशाद साहब आप ही से कि अगर नून लीग को ये मुयसर नहीं है तो फिर पीटीआई का क्या ही हो सकता है? नौशाद साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुबशिर साहब, आप ही से सवाल कर लेती हूँ, नून लीग को भी अब लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए सिंध में, तो क्या बनेगा? जी देखिए, पंजाब 141 जनरल सीट्स और पंजाब में एक इंतहाई हाई कैलिबर के जो है लीडर यानी मियां नवाज शरीफ मौजूद। दूसरी किसी पार्टी का भी आसिफ जरदारी साहब आ चुके हैं, लेकिन चूंकि अवाम से तो रास्ता है नहीं, तो पंजाब में तो जो है वो मिर्जा यार फिर रहा है। ठीक है, हम कहें कि PMLN की सूरत में इन टर्म्स ऑफ इलेक्टेबल्स बलोचिस्तान में सबसे बड़ी सियासी जमात PMLN है। वहाँ इलेक्टेबल्स जो हैं वो आ चुके। अगर KP में चली जाए तो वहाँ मौलाना फजलुर रहमान से उनका अलायंस हो गया, जिसका मतलब है कि वो पॉकेट यानी हजारा बेड्स में जहाँ पे PMLN ने अपना वोट बैंक लूज किया था, वहां पे UIF का वोटर उस गैप को पूरा करेगा। सो 3 सूबे जो हैं, 2 सूबे और यानी 3 सूबे जो हैं वहां पे PMLN अच्छी पोजीशन में आ चुकी है। अब वाहिद रह गया था सिंध में लीडरशिप क्राइसिस का आलम यह था कि बशीर अहमद साहब को उन्हें सदर नामजद करना पड़ा है। वोट बैंक का आलम यह था कि पॉपुलर पार्टी जो अर्बन एरिया में कराची, हैदराबाद एंड सम पार्ट्स ऑफ सक्खर MQM, उसको साथ मिलाना पड़ा। फिर भी तशक्की नहीं हुई, तो फिर JUIF के साथ सिंध में भी इत्तेहाद किया, क्योंकि लाड़काना और खैरपुर शिकारपुर वगैरह में वोट बैंक है JUIF का। और उसके बाद भी उन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, अभी तशनगी बाकी है, शायद हम से उस लेवल की, क्योंकि देखिए MQM है वो अपनी सीट्स क्यों देगी? सिंपल सी बात ये है, क्यों देगी? चूंकि मुस्तमलिक जवाब में पंजाब में कोई सीट नहीं दे रही। सो इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ और डिलिमिटेशन में कुछ कार्विंग करनी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। उसके लिए वो अदालत से रजू कर रहे हैं, क्योंकि सिंध जो है वो वाहिद प्रोविंस है जहां पे नून लीग को वो वाली चीज हासिल नहीं हुई जो उन्हें पंजाब में, KP में और पाकिस्तान में हुई। देखिए, पंजाब में जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना था वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना। ठीक है मुबशिर साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो वो इस टाइम पंजाब पर नजरें जमाए बैठी है, दूसरी जानिब नून लीग सिंध की तरफ अपना इशारा कर रही है कि वहां पर हमें कुछ सीटें मिल जाएं। नौशाद साहब, मौलाना फजलुर रहमान लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ सीट एडजस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी का मुस्तकबिल इसी को ही समझते हैं कि ये सीट एडजस्टमेंट के साथ ही काम बनेगा तो बनेगा, वरना नहीं। जी, लेवल प्लेइंग फील्ड से यहाँ सियासी पार्टियों ने ये मुराद रखी हुई है कि फेवर प्लेइंग फील्ड हो। हम जो मुक्तदर हल्के हैं उनकी सपोर्ट के साथ ग्राउंड में उतरे, अंपायर भी हमारे साथ तावन करे और हम मैच जीत जाएं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। इसकी तवक्को हर सियासी जमात ये कर रही है कि हमारे साथ एक डील कट हो और वो ये। अब सिंध के अंदर जो है ना तहरीक इंसाफ ने इन रोल्स किए, तंजीम साजी की और कोई वहाँ पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। यही हालत नून लीग की रही है। हालांकि गुज़श्ता इंतखाबात में शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कराची से कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन जब वो वजीर आजम रहे 16 माह तो कितना उनका फोकस रहा। यही हाल पीपल्स पार्टी का पंजाब में है। जरदारी साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं। ताहिर साहब, मिल बांट कर ये सूबों की सियासत कर लें, ये आपस में सूबे बांट लें और उसी पर इत्तफाक करें, फिर छोड़ दें लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना बार बार। जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपने बात की, वहाँ वो KP से और बलोचिस्तान के हवाले से वो सोचते हैं कि वहाँ पॉकेट्स में उनका वोट है। तो इन 2 सूबों में जो हुकूमतें बनेंगी तो जाहिर है कि वहाँ उनकी मुखालफत जो है कंपटीशन तहरीक इंसाफ से है। तो उन्हें ये नजर आ रहा है कि नून लीग के साथ उनकी कोalition सीट एडजस्टमेंट हो तो ज्यादा सीटें निकाल सकते हैं। और जिस तरह मौजूदा शक्ल में गवर्नरशिप उनके पास है,
कुछ अहम मिनिस्ट्री हैं, जी। तो एक इक़्तिदार में के जो उनका शेयर है वो बढ़ जाए। इससे ज्यादा की कोई उनकी सोच नहीं है कि वो ठीक है। ताहिर कैसे साहब, आपका पूरे पॉइंट सूबे क्लियर के है। ऊपर मुझे सिंगल फैसल शकील साहब से सवाल करने दीजिए। फैसल साहब, नून लीग के लिए तो पूरा इक़्तिदार का स्टेज सजाकर दिया गया, लेकिन अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है नून लीग। आपको लगता है कि दिस इज जस्टिफाइड? नहीं, सिंध की सतह पर तो वो नहीं है। सिंध की सतह पर वो मांग रहे हैं कि वो जो पूरे मुल्क में दिया जा रहा है वो सिंध में भी हमें उसी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इसीलिए ये मांग रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि सिंध में सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज को ही नहीं हल्का बंदियों पर एतराज है, बल्कि MQM, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान, GDA, कौम परस्तों और IPP, इन सब तंजीमों को जो है वो एतराज़ात हैं हल्का बंदियों पे, और सब ने अपने अपने तौर पर जो है वो MQM ने तो जो है इलेक्शन कमीशन से भी गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आज जो है वो कोर्ट जाने का ऐलान किया। तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर अपने लिए पूरे सिंध में जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड खुद ही बनाई हुई है, तो वो इसलिए उन्होंने इलेक्शन से पहले ही जो है वो हल्का बंदियाँ और जो अफसरान की तैनाती और निगरां हुकूमत जो कि गैर जानिबदार होनी चाहिए लेकिन वो है नहीं, इसके ऊपर जो है वो ये तमाम तंजीमें और ख़ासतौर पर ये मुस्लिम लीग नून और MQM जो कि इत्तेहादी हैं वो एतराज़ कर रहे हैं। एतराज़ात उठाए जा रहे हैं उनकी जानिब से। नौशाद साहब, सवाल आप ही की जानिब में रखूंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सूरत हाल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोया जा रहा है उनकी जानिब से, लेकिन दूसरी जानिब PTI को अगर उठाकर देख लिया जाए तो वो लेवल प्लेइंग तो क्या, वो सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहे हैं, लेवल हम खुद बना लेंगे। तो उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बुखारी साहब, मैं आपको टाइम दूंगी, लेकिन अभी वेरी क्विक रिस्पांस फ्रॉम नौशाद साहब। जी, मैंने आपको ये कहा था कि देखिए कि सियासी जमात जो है वो, उसको हर सियासी जमात को हक है कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले जी। और उसे हर तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए। लेकिन जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो ये याद रखिए कि उसमें 9 मई का एक ऐसा वाकया है जिसे आप रूल आउट नहीं कर सकते। अब नतीजा ये है कि देखिए 9 मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो हिलकर रह, अब आप उसको कुछ भी कह लें, किसी तरह से भी आप उसको जो भी नाम दे दें, लेकिन अल्टीमेटली मामला तो यही रहेगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 9 मई से पहले थी, वो डॉन लीग से भी ज्यादा खतरनाक था, वो इससे पहले जो कुछ हो चुका उससे भी ज्यादा खतरनाक था, जिसकी कोई माफी नहीं बनती। मुबशिर साहब का वेरी क्विक रिस्पांस मैं ले लूं, फिर उसके बाद मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी मुबशिर साहब। नहीं, वो मैं सिंध की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि सिंध में प्लेइंग फील्ड उसी वक्त मुस्लिम लीग आवाज महसूस कर सकती है जब आप MQM के तमाम इलेक्टेबल्स को नून लीग में शामिल कर दीजिए, जिस तरह दूसरे इलाकों में हुए, तभी लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत खूब। ठीक, मुबशिर बुखारी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, फैसल शकील साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।